दुनिया की सबसे पुराना अर्बन डेवलपमेंट सिविलाइजेशन था सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को सिंधु घाटी की 4 अलग-अलग फेज मिला, जिसका नाम दिया गया था अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। सिंधु घाटी में ईस्ट में मेसोपोटामिया और मिस्र की सिविलाइजेशन के जैसा न ही कोई बड़े बड़े इमारत, स्कल्पचर, स्टेचू, रिलीजियस किंग या फिर टेम्पल का कोई भी सबूत मिला। सिंधु घाटी का दो सबसे बड़ा शहर था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान हजारों से भी ज्यादा साइट और हजारों से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट मिला। आजादी के बाद सिंधु घाटी की ज्यादातर साइट पाकिस्तान के अंदर आता है और कुछ साइट इंडिया के अंदर आता है। खुदाई के दौरान जो भी ऑब्जेक्ट मिला था, आजादी के बाद दोनों देशों के अंदर बराबर बांट दिया गया। जैसा कि किंग या फिर प्रीस्ट का जो स्टेचू मिला था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया और जो ब्रोंज का ड्रेसिंग गाल मिला था वो इंडिया को सौंप दिया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था। सिंधु घाटी को मेनली जाना जाता था उसकी वेल प्लान अर्बन डेवलपमेंट की वजह से। जहाँ पर दूसरे सिविलाइजेशन में वार और क्लेशेस लगे रहते थे, वहीं पर सिंधु घाटी के लोग बहुत ही पीसफुल रहता था। नमस्कार दोस्तों, जब ब्रिटिश भारत आए थे तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडिया उतना ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री नहीं है और इंडिया को एक अच्छी कल्चर देने के लिए ब्रिटिशर्स भारत आए थे। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान जब पाकिस्तान की पंजाब में सिंधु घाटी की खोज की गई थी, तब सिंधु घाटी की वेल प्लान अर्बन डेवलपमेंट को देखकर ब्रिटिशर्स हैरान रह गए थे कि 4500 साल पहले भी लोग इतना ज़्यादा वेल डेवलपमेंट था, वो भी इंडिया के अंदर। ब्रिटिश ऑफिसर इस चीज़ को यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तो आखिर सवाल यह है कि इतनी पुरानी वेल डेवलपमेंट सभ्यता कैसे इसकी शुरुआत हुआ था और कैसे इसका अंत हो गया। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दुनिया में 4 सबसे महान सभ्यता था, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चाइनीज सिविलाइजेशन। इनमें से सबसे बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 10,000 किलोमीटर एरिया में फैला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आर्मी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन को इतिहास और पुराने सिक्कों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। चार्ल्स मैसन 1827 में ब्रिटिश आर्मी छोड़कर अपनी नाम और पहचान बदलकर इंडिया में चारों ओर घूमने लगा और घूमते घूमते 1829 में चार्ल्स मैसन पाकिस्तान की पंजाब पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सिंधु घाटी की हड़प्पा के अवशेष को देखा और हड़प्पा में खुदाई के दौरान उनको कुछ पुराने सिक्के मिले और 1829 में चार्ल्स मैसन फिर से हड़प्पा की यात्रा की और हड़प्पा से 25 किलोमीटर दूर उनको एक पुराने शहर का अवशेष मिला जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। चार्ल्स मैसन इंग्लैंड लौटने के बाद 1842 में उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड द पंजाब। उस किताब में उन्होंने हड़प्पा के जिक्र किया और उस सिक्के का भी जिक्र किया जिस सिक्का उनको खुदाई के दौरान हड़प्पा में मिला था। उस टाइम फ्रेंच ने मिस्र और मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया था और खुदाई के दौरान फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया और मिस्र की सिविलाइजेशन का बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलने लगा। 1858 में ब्रिटिशर्स ने भारत की पूरी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत आए थे और कैसे भारत पर अपना 200 साल हुकूमत चलाया था, तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र और मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिलने लगा उसकी चर्चा पूरी यूरोप में फैल गया और इसकी वजह से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और भी एक्साइटेड होने लगा सिंधु घाटी की खुदाई करने के लिए। 1858 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की शुरुआत हुई और एलेक्जेंडर कनिंघम को ASI की डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। कनिंघम जब हड़प्पा के विजिट किया तो उन्होंने बड़े बड़े ईंटों की दीवार देखा और देखकर हैरान हो गया था कि 4500 साल पहले का सिविलाइजेशन भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट था। कनिंघम को हड़प्पा में ज्यादा कुछ नहीं मिला और उन्होंने हड़प्पा को एक बुद्धिस्ट सिटी के रूप में रिप्रेजेंट करने की प्रयास किया। उनका मानना था कि हड़प्पा में रहने वाला लोग बुद्धिस्ट थे। इसके बाद हड़प्पा में खुदाई बंद कर दिया गया। 1904 में इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने एनिशियल मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया और जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI की जनरल बनाया गया। कुछ साल बाद हीरानंद शास्त्री ने जॉन मार्शल के साथ एक असाइनमेंट किया ताकि हड़प्पा पर सर्वे करने का इजाजत मिल सके। उसके बाद जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में खुदाई की ऑर्डर दिया और सिंधु प्रांत में हड़प्पा की खुदाई करने के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान आकर्षित किया था मोहनजोदाड़ो ने। मार्शल ने हड़प्पा की बारीकी से खुदाई करने के लिए ASI की अधिकारी DR भंडारकर, RD बनर्जी, MS भाट को भी बुलाया हड़प्पा में खुदाई करने के लिए। 1923 में जब मोहनजोदाड़ो की दूसरी बार खुदाई की गई
तो आर डी बनर्जी ने ये नोटिस किया कि मोहनजोदाड़ो में जो आर्टिफैक्ट मिला और हड़प्पा में जो आर्टिफैक्ट मिला था वो दोनों आर्टिफैक्ट एक जैसा ही था, और मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में जो भी मोहर और लिपि मिला था वो दोनों लिपि एक जैसा ही था। बाद में एम.एस. भाट्स ने भी मार्शल को ये बताया कि दोनों साइड पर मिलने वाला ऑब्जेक्ट एक जैसा ही था, और इसी वजह से मार्शल ने उन दोनों की बात की सच्चाई जानने के लिए दोनों साइड से मिलने वाला ऑब्जेक्ट को एक जगह पर लाने का ऑर्डर दिया और एम.एस. भाट्स और आर.डी. बनर्जी को एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। 1977 तक 90% सिंधु लिपि मोहर और ऑब्जेक्ट की खोज मिला था पाकिस्तान की इंडस रिवर्स के पास, और बाकी 10% मिला था अदर साइड से। 1980 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंधु घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। 2002 तक सिंधु घाटी में 100 टाइम की खुदाई की गई थी, और जिसके दौरान हजारों से भी शहर और बस्तियों का सूचना मिला। सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान 5 मेजर सिटी का डिस्कवर किया गया था। लोअर इंडस वैली में मोहनजोदाड़ो, वेस्टर्न पंजाब रीजन में हड़प्पा, गुलिस्तान डेजर्ट में गानेरीवाला, वेस्टर्न गुजरात में धोलाभारी और हरियाणा की राखीगढ़ी। सिंधु घाटी की मोहर में काफ़ी सारे लिपि मिला था, और उस लिपि में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता था, उस लिपि के अंदर हमेशा कोई ना कोई जानवर का आर्ट देखने को मिलता था। सिंधु घाटी के मोहर में 400 से 600 लिपि का डिस्कवर किया गया था, और ज़्यादातर लिपि स्पष्ट होने की वजह से यह पहचानना मुश्किल था कि वो लिपि कौन सी भाषा में लिखा हुआ था। यह सिंधु घाटी की लैंग्वेज को क्रैक करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं था, लेकिन बहुत सारे रिसर्चों के बाद ये पता लगा, जैसा कि हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं तो सिंधु घाटी में लोग राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। कई सारे रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि सिंधु घाटी में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था वो द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा हो सकता है। 1927 में मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान 17.5 सेंटीमीटर लंबा एक प्रीस्ट का स्टैचू मिला, और 11 सेंटीमीटर लंबा ब्रोंज का एक डांसिंग गाल मिला था। प्रीस्ट या फिर जो किंग का स्टैचू मिला था उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया, और 11 सेंटीमीटर लंबा जो डांसिंग गाल मिला था ब्रोंज का उसको इंडिया को सौंप दिया गया। सिंधु घाटी में इंपॉर्टेंट इनोवेशन में से था एक्यूरेट वेट मेजरमेंट, और इसके अलावा भी कॉपर, ब्रोंज, टीन और लेड का इस्तेमाल करना भी जानते थे सिंधु घाटी के लोग। उस टाइम दूसरे सिविलाइजेशन में लड़ाई, क्लेशेस, ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता था। जैसा कि मिस्र में फेरोज का शासन चलता था, और फेरोज को मिस्र के लोग भगवान का दर्जा देते थे, और फेरोज के लिए मिस्र के लोग 20 साल लगा दिया था एक पिरामिड के निर्माण करने के लिए। अगर आप पिरामिड की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरी ओर सिंधु घाटी की ओर देखा जाए तो सिंधु घाटी में ना ही कोई ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिला, ना ही कोई रूलर का निशान मिला। जहाँ पर दूसरे सिविलाइजेशन लड़ाई और क्लेशेस से अपनी टेरिटरी का विस्तार में लगा था, वहीं पर सिंधु घाटी के लोग बहुत ही पीसफुली अपनी वेल प्लान अर्बन डेवलपमेंट पे लगा हुआ था। सिंधु घाटी में सेपरेशन में बिल्डिंग बनाया गया था। नदी के किनारे में या फिर जो निचले हिस्से में जमीन रहता था उस पर छोटे छोटे घर बनाया गया था, और ऊंची जगह पर बड़े बड़े दीवारों की बिल्डिंग बनाया गया था। लेकिन बड़े बड़े दीवार पर जो भी बिल्डिंग बनाया गया था वो ऊंच नीच की भेदभाव के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम कोई भी नेचुरल इनेमी ही नहीं था, और इतना ज़्यादा लोग भी नहीं था कि कोई भी आकर अटैक कर दे। इससे जो भी सब्जियां उगाते थे उस सब्जी को फ्लोट से बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे दीवार बनाया गया था, और ऊंची जगह पर ही शहर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर मार्केट बसते थे। सभी घरों में फ्लैश टॉयलेट बनाया गया था। घर से वेस्ट पानी को निकालने के लिए एक ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वेस्ट पानी ड्रेन के जरिए सड़कों की ड्रेन में जाकर गिरे। 12 मीटर बाई 7 मीटर का एक बाथ बनाया गया था, जिस पर गांव के लोग नहाते थे, और इसका डेप्थ था 2.5 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी का सबसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर था ये बाथ, जिसको ब्रिटिशर्स ने द ग्रेट बाथ नाम दिया था। गाँव के अंदर कई सारे कुएं देखने को मिला। पीने के लिए कुएं की पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी के अंदर कोई भी रिलीजियस या फिर टेम्पल का कोई निशान देखने को नहीं मिला। सिंधु घाटी के लोग उस वक्त मटर, तिल, खजूर और कपास की खेती करते थे, और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और ट्रेड करने के लिए समुद्र पर छोटे छोटे नाव का इस्तेमाल किया जाता था, और जमीन पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र और मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान सिंधु घाटी की कई सारे मोहर मिला, और इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मिस्र और मेसोपोटामिया में ट्रेड करने के लिए जाते थे। उस टाइम वेट का रेशियो 0.05, 0.2, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 100 यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। सवाल यह है कि आखिर इतनी पुरानी वेल डेवलपमेंट सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया। तो सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान एक ही एरिया में 2 अलग अलग कल्चर मिला, और कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम का है, और इसी वजह से कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंधु घाटी के टाइम पीरियड को अलग अलग नाम दे दिया गया। 7000 BC से 3300 BC की टाइम को प्री हड़प्पा कहा गया, और 3300 BC से 2600 BC की टाइम को अर्ली हड़प्पा कहा गया। 2600 BC से 1900 BC की टाइम को मैच्योर हड़प्पा कहा गया, और 1900 BC से 1300 BC की टाइम को लेट हड़प्पा कहा गया।
अर्ली हड़प्पा को ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ब्रोंज एज में लोग पहाड़ों के ऊपर रहते थे और खाने की खोज में धीरे धीरे नदी के किनारे में आने लगा और नदी के किनारे में खेती बाड़ी करने लगा। अर्ली हड़प्पा की सिंधु सभ्यता पश्चिमी दुनिया की दूसरी नदी सभ्यता जैसा ही था। अगर आप इतिहास पर गौर करते हो तो पुरानी जितना भी सिविलाइजेशन था, सारे सिविलाइजेशन नदी के किनारे में बसाया जाता था। जैसा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन बसाया गया था नील नद के किनारे में, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बसाया गया था टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे में, और चाइनीज सिविलाइजेशन बसाया गया था यूलो और इंगतेज नदी के किनारे में। वहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बसाया गया था इंडस रिवर के किनारे में। मैच्योर हड़प्पा में हड़प्पा की टेरिटरी पश्चिम में बालूचिस्तान से लेकर पूर्व में भारत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, नॉर्थ में नॉर्थ अफगानिस्तान से लेकर साउथ में गुजरात तक फैला हुआ था। मैच्योर हड़प्पा 1500 किलोमीटर में फैला था। उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग हो गए थे। सिंधु घाटी के लोग मानसून के बारिश के ऊपर डिपेंड रहता था। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा और इस वजह से धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगा। और जब ज़्यादा लोग होने लगा तो लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटने लगा, जिस वजह से भूमि भी धीरे धीरे सूखने लगा। और बहुत ही ज़्यादा लोग होने की वजह से लोग पालतू जानवर के साथ ही रहने लगा, जिस वजह से कई सारे बीमारी फैलने लगा और बहुत सारे लोग मारे गए। क्लाइमेट चेंज की वजह से नदी ने अपना दिशा बदल लिया था, जिस वजह से लोगों को खेती करने के लिए काफ़ी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि 2200 BC में धौलाकुरी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक देखने को मिला, जिस वजह से सी लेवल में चेंजेस आया और नदी ने अपना दिशा बदल लिया। 1900 में सरस्वती रिवर पूरी तरह से सूख गया था, जिस वजह से लोगों को काफ़ी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा बेसिन में चले गए और ऐसे ही दुनिया का सबसे पुराना वेल प्लान अर्बन डेवलपमेंट सिविलाइजेशन का अंत हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।